नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित 116 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले बिहार शिक्षक 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूपीपीसीएस, बिहार एसएससी इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर समझिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये पहला आपके गलत हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग्स थे। कब बनते हैं, तो 1774 में बनते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये कब बनते हैं, तो 1833 में बनते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन आपका गलत है और दो ऑप्शन सही है, और आपसे सही आंसर पूछ रहा है, तो केवल बी हो जाएगा, ठीक है, केवल बी हो जाएगा। साथ ही रॉबर्ट क्लाइव के बारे में याद रखिएगा कि इसे जो है बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया, और कब नियुक्त किया गया, तो 1758 में नियुक्त किया गया था। और इनकी पहली जो कार्यकाल है 1758 से 60 तक रहता है। इनका जो दूसरा कार्यकाल है 1765 से 67 तक रहता है। और आपको याद रखना है कि 1765 में इनको जो है इलाहाबाद की संधि करने के लिए भारत में बुलाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे, लॉर्ड विलियम वेंटिक थे, ठीक है। यहाँ पर किसी में ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग कौन थे, हेस्टिंग्स, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कब बनते हैं, 1774 में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर कब बनते हैं, तो 1758 में, ठीक है, 1758 में। आपको जो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और अलर्ट होकर एकदम ध्यान से पढ़ना है कि आपसे भारत का गवर्नर के बारे में पूछ रहा है या कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का क्या पूछा गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक था। इनमें से कोई नहीं, बीपीएससी का प्रश्न है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। उपरोक्त घटनाओं के घटित होने के कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। तो क्लाइव का पुनः भारत में आगमन कब होता है, इसका जो आगमन होता है 1765 में होता है, ठीक है, 1765 में होता है। लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट डेट है 3 मई 1765, ठीक है। 3 मई 1765 को ये आता है। इलाहाबाद की संधि कब होता है, तो देखिए इलाहाबाद की 2 संधि होता है, तो यहाँ पर मंथ लिख दिया गया है, अगस्त 1765 में आपकी इलाहाबाद की संधि होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 1764 में होता है, 22 अक्टूबर 1764 में होता है। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना ये कब बनता है, तो जो आपके वारेन हेस्टिंग्स है ये भारत का गवर्नर कब बनता है, तो 1774 में बनता है, 1774 में बनता है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन कौन आएगा, तो इसमें 3 आएगा, बक्सर का युद्ध आएगा। बक्सर के युद्ध के बाद क्या आएगा, क्लाइव का आगमन होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगा, तो 3 1 2 3 1 2 और उसके बाद 2 4, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से
कौन सा आपके सही नहीं, इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, इसके बारे में ढूंढना है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। एकदम सही बात है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। लॉर्ड विलियम वेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने भूति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो सही बात है, ये पॉइंट आपका ठीक है। इसमें गलत कौन है? सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम वेंटिक 1828 से 35 तक भारत में शासन करता है। तो विलियम वेंटिक के प्रशासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को गीतांजलि दे दी गई, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया। भारत के इतिहास में वेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इसका जो कार्यकाल है 1848 से 56 तक है, ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर को, 1849 में जो है जैतपुर और संबलपुर दोनों को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी तथा 1854 में नागपुर का विलय कर लिया गया। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के बहाने किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ती है, ठीक है। तो 1757 के आपके प्लासी का युद्ध याद रखिएगा कब होता है, तो 23 जून 1757, और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव करता है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना 1784 में होता है। तो 1784 में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था 1784 में? तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1774 से 1785। किस पद के लिए? तो बंगाल का गवर्नर जनरल के लिए, ठीक है। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित है। कौन कौन संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स ने जो है मैसूर
मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य, बफर स्टेट, जैसे कि भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट कौन है? तो नेपाल है। उसी प्रकार से बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करने, ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय मुख्य अफगानों और मराठों से था। इस समय जो जो मुख्य भय था, वो आपके अफगान और मराठों से था। कंपनी को डर था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाएगा, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? जबकि रिंग फेंस नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स और आपको याद रखना है कि वेलेस्ली दोनों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या है? सी ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? किसके द्वारा समाप्त किया गया है? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वह स्वयं जो है दीवान बने। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। इसमें क्या था कि समझिएगा कि जो आपके राज्य में जो होता है आपकी फौजदारी, ठीक है, फौजदारी, फौजदारी मतलब प्रशासन, और दीवानी, जो आपके दीवानी मतलब यहाँ पर आपके राजस्व वसूली का अधिकार है। जो राजस्व वसूली का अधिकार था 1765 में किसे मिल गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। जो आपके फौजदारी अधिकार था किसके पास था? तो राजा के पास में था। तो इसी को बोला गया डुअल गवर्नमेंट बोला गया, ठीक है। इसे समाप्त कर दिया कब? 1772 में इसे समाप्त कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव लागू करता है, 1765 में लागू करता है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, ना कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों में मत भिन्न है, किंतु बी ए स्मिथ का निर्णय अधिक मान है। वह लिखता है कि उसके थोड़े से दोष जहां तक के वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा के संकट आ पड़ा हो, तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी-कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जाना आवश्यक ही थी। मतलब ये सिंपल सी बात है कि जो आपके वारेन हेस्टिंग्स है उसका बचाव करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया? तो अभी आपने देखा वारेन हेस्टिंग्स पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने की है, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस ने की है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी।
इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ मजबूती प्रदान किया। ठीक है, शुरू कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था 1763 ईस्वी की, 1793 कीजिएगा। ठीक है, 1793 की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेंडेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है, इसे कॉर्नवालिस कोड बोला जाता है। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया, तो किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है 1786 से 93 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1905 तक आपके ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु कब होता है? तो 5 अक्टूबर 1805 को इसकी मृत्यु गाजीपुर में होता है, और इसे गाजीपुर में ही दफना दिया जाता है, उत्तरपुर के गाजीपुर में। ठीक है, ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके लागू होता है? इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके लागू नहीं होता? देखिए कौन सा कथन आपके लागू नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया कि जो सहायक संधि है क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना सहायक संधि थी, तो सही बात है। भारत को नेपोलियन खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही बात है। जो सहायक संधि व्यवस्था दिया गया था, मेनली उसका रीजन ही था कि भारत में सेना का निर्माण करना अंग्रेजों के द्वारा, नेपोलियन के जो खतरा उस समय था आपके यूरोप में, उससे रक्षा करना भारत को। तीसरा है कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, तो ये सहायक संधि नहीं था, वो आपके था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, तो इसमें गलत कौन है? सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यहाँ पर समझिएगा दौलत राव सिंधिया, ठीक है, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर। ठीक है, जसवंत होलकर, इन दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है पूना में अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते थे। जो पूना लोकेशन था, पूना में अपने आप को दोनों ये ताकतवर दिखाना चाहते थे। और जो आपके इस सिंधिया है, सिंधिया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस सिंधिया का समर्थन किसका प्राप्त था? तो बाजीराव द्वितीय का समर्थन प्राप्त था, बाजीराव सेकंड का समर्थन प्राप्त था। उसी क्रम में ये जो सिंधिया है, ठीक है, ये दोनों आपस में पावर के लिए लड़ाई कर रहे थे, सिंधिया और होलकर। तो जो बाजीराव द्वितीय था, इसका समर्थन सिंधिया को मिला हुआ था। तो जो आपके सिंधिया है, ठीक है, जो सिंधिया है आपके जसवंत होलकर के जो भाई हैं, उनकी हत्या कर देता है सिंधिया। ठीक है, उसके बाद जो होलकर है, ये आपके पुणे पर आक्रमण करता है, पुणे पर आक्रमण करता है और सिंधिया और बाजीराव द्वितीय को पराजित कर देता है। उसी क्रम में जो ये बाजीराव द्वितीय है, ये भागकर कहाँ चला जाता है? तो बसीन चला जाता है। ठीक है, बसीन एक लोकेशन महाराष्ट्र में, वहां चला जाता है। और जो बसीन है उस समय अंग्रेज के कंट्रोल में था, और वहां पर जाके ये बसीन की संधि करता है 31 दिसंबर 1802 को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1802 में जाके ये संधि कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला
पहला मराठा सरदार कौन है? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, जो 31 दिसंबर 1802 को स्वीकार करता है। 1802 की वसीन की संधि पर सिग्नेचर किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था, अवध का नवाब था। कब स्वीकार करता है? तो 1765 में स्वीकार करता है। 1765 में क्या हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अवध हार जाता है। उसी क्रम में आगे 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है, उसी में अवध के साथ में जो है, अवध के साथ में सहायक संधि की जाती है। साथ ही आपको ध्यान रखना कि अगर बिलजली की सहायक संधि के बारे में पूछेगा, तो बिलजली की सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हैदराबाद है। कब एक्सेप्ट करता है? तो 1798 में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 1798 में एक्सेप्ट करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड ब्लेजली के शासन काल में क्रियान्वित किया गया है। निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो किसके द्वारा सहायक संधि को, किसके द्वारा जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था? तो हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजपूत, मैसूर के शासक, आपके इन तीनों के द्वारा स्वीकार किया गया था। जबकि इंदौर के होलकर के द्वारा स्वीकार किया नहीं गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लॉर्ड वेलेस्ली है, इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल है। और आपको याद रखना है कि जो इंदौर के होलकर हैं, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले हैदराबाद स्वीकार करता है 1798 में और 1800 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799, अवध 1801 में, और इससे अवध जो है 1765 में भी आपके स्वीकार करता है। ठीक है, और 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली वाला। उसके बाद देखिए पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर आपके सहायक संधि को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? उनका नाम क्या था? तो हैदराबाद के निजाम 1798 में। ठीक है, 1798 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि संधि की थी, उसके द्वारा किए गए संधियों का सही आपको बताना है कि सबसे पहले संधि कौन किया है। कालक्रम अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। हैदराबाद कब किया है? 1798 में, मैसूर 99 में, अवध 1 में, सिंधिया 1804 में। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो सहायक संधि है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभु सत्ता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था सहायक संधि का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सही सम्मिलित नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि जो है 1863 में, ये आपके गलत है। यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले सहायक संधि जो है 1765 में किससे किया गया था? तो अवध से किया गया था। 1798 का जो सहायक संधि है, किसका है? तो वेलेस्ली का है, वेलेस्ली का है। और इसे सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद ने सबसे पहले इसे स्वीकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त 1833 के माध्यम से हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि 1813 के एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका केवल व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय पर रहता है, चीन और चाय पर रहता है 1813 के एक्ट के माध्यम से। और इसे जो है कब समाप्त किया गया? तो 1833 के एक्ट के माध्यम से जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय पर था,
इसे समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है? बी ऑप्शन आपका गलत है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो किसने फहराए रखा? तो लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली ने आपके फहराए रखा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है कि सहायक संधि के माध्यम से जो है बहुत से राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लिया लॉर्ड बेलेजली ने। नेक्स्ट है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है, जो आंग्ल नेपाल युद्ध है कब हुआ है? तो आपको याद रखना है कि जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ये 1814 से 16 के बीच में होता है। ठीक है, 1814 से 16 के बीच में होता है। और इस समय जो है 1814 से 16, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, एक आपने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1774 से 1785 तक आपने पढ़ा था। उसके बाद है कि जो ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग था, इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1813 से 1823 तक है। जो ये वारेन हेस्टिंग है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है और बंगाल का अंतिम गवर्नर है। ठीक है, तो जो आपके वारेन हेस्टिंग्स है इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, और जो युद्ध है 1815 की सुगौली की संधि के माध्यम से आपके समाप्त होता है। ठीक है, सुगौली की संधि कब होता है? तो 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध होता है, और इसका अनुमोदन कब होता है? तो 4 मार्च 1816 को होता है। ठीक है, 4 मार्च 1816 को होता है। सुगौली सुगौली आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सुगौली लोकेशन है भारत में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। अगर भारत में स्थित है तो भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि सुगौली की संधि हुई थी तो कब हुआ था? 1815 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया, तो बिल्कुल ठीक है, 1764 में। वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी ठीक है, कब होता है? तो 1814 से 16, 14 से 16। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस समय लॉर्ड कार्नवालिस होता है, तो आपके ये गलत है। जो लॉर्ड कार्नवालिस है इसका शासनकाल 1786 से 93 रहता है, जबकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये कब होता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये कब होता है? तो आपको याद रखना है कि 1817 से 1818 तक होता है। और इस समय जो है, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी आपकी गलत है, इसे आप यहाँ पर पढ़ भी लीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 1817 से 18 तक होता है, और इस समय जो आपके बंगाल का गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स है, कार्नवालिस नहीं है। ठीक है, बाकी आपको सारा बता चुके हैं। उसके बाद है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में क्या अंतर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिनको पहली बार जानकारी है इस चीज को कि लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग में क्या अंतर है, तो आप लोग कॉपी पे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत से लोग को तो पहली बार पता चल रहा होगा सच में। नेक्स्ट है कि सर टॉमस मुनरो
किस किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? इसे दोबारा देखिएगा कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो 1820 से 27 के बीच में। इनके बारे में ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है कि सर टॉमस मुनरो है 1820 से 27 तक जो है मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी क्या होता है? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सीधे किसान से समझौता करती थी, मतलब जो किसान से सीधे राजस्व वसूलती थी। फिर से बोलते हैं, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं सीधे किसान से लगान वसूलते थे, जबकि जो अस्थाई बंदोबस्त था इसमें क्या था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है किससे लगान वसूलता था? तो जमींदार से, ठीक है, जमींदार से। और जमींदार किससे वसूलता था? तो किसान से वसूलता था, ठीक है। तो समझिएगा कि दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। बाद में मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा, असम और कुर्ग याद रखिएगा, ठीक है। असम और कुर्ग याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? तो किसने ले लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ले लिया, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ले लिया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1828 से 35 है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना है कि डलहौजी जो है कुशासन के आरोप लगा के किसे अपने राज्य में मिलाता है 1856 में? तो अवध को मिलाता है, ठीक है, अवध को मिलाता है। नेक्स्ट है कि और हाँ, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो सती प्रथा है, ठीक है, सती प्रथा वो समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही किया गया था। कब किया गया था? 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन जो है तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। होता कब से कब तक है? तो 1790 से 92 तक चलता है। और आपको याद रखना है कि इसमें जो टीपू सुल्तान है इसकी हार हो जाती है और उसके बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किया जाता है। और इस संधि के माध्यम से जो है आपके जो टीपू सुल्तान है उन पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और जब तक 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे उनके बदले में इनके 2 बेटों को जो है बंधक बना लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ये युद्ध लड़ा गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो जबकि तृतीय आंग्ल जो अंग्रेज की तरफ से कौन कौन लड़ रहा था? तो निजाम और मराठा अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था लालच के चलते कि जमीन मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कैप्टन सिलीमैन, ठीक है, कैप्टन सिलीमैन संबंधित है। जो कैप्टन सिलीमैन है इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नियुक्त किया गया था। जो कैप्टन सिलीमैन है करीब 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को जो है फांसी दे दी गई थी कैप्टन सिलीमैन के द्वारा। और जो शेष आपके बचते हैं उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया था। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये बताइए जो ठग थे वो आपके हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के आपके अनुयायी थे। आज भी देखते हैं ना, बाबा लोग ठगते रहता है सबको, बता देंगे ऐसे ही बिना देखे आपको वो क्या समस्या है।
देखते हैं ना बाबा लोग क्या करता है, बाबा के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो ज़िंदगी ही खराब हो जाएगा। कि मत जाके बाबा को बोलिएगा, "बाबा, हमको नौकरी कब लगेगा?" अरे भाई, वो क्या बताएगा बाबा? वो तो खुद आपसे पैसा ले रहा है, आपको ठग रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बाबा लोग से दूर रहिएगा, खासकर लड़की लोग को हम बोल रहे हैं, क्योंकि लड़की लोग बहुत जल्दी बिलीव कर लेती हैं आप लोग। नेक्स्ट है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई है? जो आपकी सती प्रथा है, इस पर पाबंदी किसके द्वारा लगाया गया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया है। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। कब लगाया गया है? तो 1829 में लगाया गया, नियम 17 के तहत लगाया गया है। इसमें क्या था, ये सती प्रथा क्या था? तो यहाँ पर समझिएगा, अगर इसमें था कि अगर पति का मौत हो गया तो जो आपकी पत्नी है, उन्हें भी मंजूरी या अपने उनका मन से भी जो है, उनको चिता पर जिंदे रख दिया जाता था, ठीक है? ताकि वो भी जल के मर जाए। ये बहुत ही खराब प्रथा थी, किसी को जिंदे जला देना बहुत ही खराब प्रथा थी। ठीक, इसे कौन समाप्त करता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसे समाप्त कर देता है। और आपको याद रखना है कि शुरुआत में जो है, इसे केवल आपके बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, लेकिन 1830 में इसे जो है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया है? तो आपने देख चुके हैं, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? 1789। 1789 में जो है, जो बंगाल है, बंगाल से दासों पर, जो दास का निर्यात होता था, उस पर रोक लगा दिया गया 1789 में। यहाँ पर देखिए लिखा गया 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात आपके बंद कर दिया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? किसका? अवध का। तो आपको बता चुके हैं, कुशासन के आरोप लगा के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर याद रखना है कि डलहौजी का जो शासन काल है, ये कब से कब तक रहता है? तो 1848 से 56 तक रहता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो जेम्स आउटरम के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था कि जो अवध है, यहाँ पर शासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। तो कुशासन के आरोप लगा के डलहौजी जो है, इसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब कुशासन का आरोप लगाया गया था, तो इस समय अवध का शासक कौन था, ये पूछा आपसे जाता है। तो उसका नाम है वाजिद अली शाह। याद रखिएगा, वाजिद अली शाह उसका नाम है। कब मिलाया गया था? तो 13 फरवरी 1856 को। साथ ही आपको याद रखना है कि अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य के बारे में देखिएगा। सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, अघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करेलू 1855, जिसके पास भी संतान नहीं था, उन सभी राज्यों का विलय जो है डलहौजी कर लेता है। ठीक है, तो इसका क्रम याद रखिएगा। सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया कि जो बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब कर लिया गया है? तो 1850 में कर लिया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब कर लिया गया? 1856 में कर लिया गया। उसके बाद है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है कि सबसे पहले जो है किसे मिलाया गया, सबसे पहले जो है किसे अंग्रेजी राज में मिलाया गया। तो यहाँ पर आप समझिएगा, जो सतारा है, इसे कब मिलाया गया सतारा को? तो 1848 में, झांसी को 1853 में, ठीक है। उसके बाद है बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में। तो 1, 3, 4, 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? इसमें से आपके कौन सुमेलित है? तो देखिए कौन सुमेलित है।
1849 में जो है सतारा का विलय हुआ। 1849 में जो है अधोलिखित युगों में से कौन आपके सुमलित है, तो देख लीजिए 1849 में जो है किसका सतारा का विलय होता है, जो आपके सतारा इसका विलय कब होता है, तो इसका 1848 में होता है, ठीक है, 1848 में होता है। 1849 में किसका होता है, तो संभलपुर और जैतपुर का, ठीक है, संभलपुर संभलपुर और जैतपुर का, ठीक है, जैतपुर का। 1848 में पंजाब का, ये भी आपके गलत है। 1856 में आपके किसका है, अवध का है, तो ये तो ठीक है। 1855 में झांसी का, झांसी कब होता है, 1853 में, 1853 में। तो गलत कौन है इसमें, तो आपके सही कौन है, तो केवल सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, केवल आपके सी ऑप्शन आपका ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो किसने किया, डलहौजी के द्वारा किया गया है। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया, अवध का 1856 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। झांसी 1853, संभलपुर 1800, जबकि संबलपुर है और जैतपुर है इसे 1849 में, सतारा 1848 में। तो हो जाएगा 3, 3 के बाद आपका 2, 1, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो सतारा, कौन हुआ था, सतारा हुआ था, ठीक है, सतारा हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1848 में, आपको तो रटा गया होगा। नेक्स्ट है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है, तो किसका आपके वास्तविक नाम है, लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो लॉर्ड एलनबरो के समय में आपके संपन्न होता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल में जो इसका शासनकाल है 1842 से 44, इसी के दौरान अगस्त 1843 में जो है सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो कब कब्जा करता है, 1843 में, और इस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एलन बरो था, लॉर्ड एलन बरो था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है, तो सिक्किम का भारत में जो विलय है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो नेपाल भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने जो है 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। जो आपके सिक्किम के राजा है, 2 डॉक्टर पर आपके दुर्व्यवहार किया है, डॉक्टर आपके अंग्रेज था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ पूर्ववर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो कौन था, जेम्स आउटरम था, ठीक है, जेम्स आउटरम था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा कि 1854 में सिलीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था, रेजिडेंट बनाया गया था, ठीक है। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो ब्रिटिश विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था। कब बिछाया गया था, तो 1853 में बिछाया गया था। बंबई से थाने के बीच में जो है पहली ट्रेन चलती है।
भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो बंबई से थाने के बीच में हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो 1853 में शुरू होता है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो डफरिन के समय में होता है। ठीक है, डफरिन के समय में होता है। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इसे VVI मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा था। विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आपके क्रियान्वित किया गया था विधवा का पुनः विवाह। यहाँ पर समझिएगा कि 1829 में, ठीक है, नियम 17 के तहत आपको याद है कि जो विधवा जो आपके सती प्रथा था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। ठीक है, उसके बाद जब अगर महिला सती नहीं होंगी तो महिला की संख्या समाज में बढ़ जाएगा, तो उसके लिए जो है क्या लाया गया? विधवा पुनः विवाह अधिनियम लाया गया। विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब लाया गया? तो 1856 में लाया गया। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपको याद रखना है कि जो विधवा पुनः विवाह अधिनियम है किसके सहयोग से लाया गया था? तो आपको याद रखना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लाया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और नियम 15 के तहत, ठीक है, नियम 15 के तहत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया होगा कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को डलहौजी के समकालीन प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक को भी जो है वैध घोषित कर दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। तो कौन पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुनाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिएगा। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपको हम 5-6 पॉइंट समझाते हैं, समझिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव है। एक सेकंड, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड मीन्स भगवान होता है, इन लोग को तो लॉर्ड बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? तो हेस्टिंग्स है। अगर पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, मेरे अक्षर पर मत जाइएगा, आप लोग सुनिएगा ध्यान से आवाज को। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है?
तो हेस्टिंग्स है। कौन है? हेस्टिंग्स है। समझ गए? यहाँ पर 3 पॉइंट आप समझे होंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव है, बंगाल का अंतिम गवर्नर हेस्टिंग्स है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो हेस्टिंग्स ही है। ठीक है। उसके बाद आप लोग आइए लेफ्ट साइड में। आपसे अगर पूछता है कि तो बंगाल का प्रथम हो गया, अब पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन है? तो वेंटिक है। वेंटिक है। अगर पूछता है कि भारत का भारत का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये भी आपको हो जाएगा वेंटिक। ठीक है। छठा पॉइंट आइए। भारत का भारत का अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये भी आपके वेंटिक है। ठीक है, वेंटिक है। सॉरी, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये बेंटिंग नहीं, ये कैनिंग है। कौन है? ये आपके कैनिंग है। कैनिंग है। कैनिंग, ये आपके कैनिंग है। ठीक है। उसके बाद है कि भारत का भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड आपके कैनिंग है। उसके बाद आप समझिएगा, एक सेकंड रुकिए, कि भारत का जो है, भारत का भारत का प्रथम प्रथम वायसराय कौन है? तो प्रथम जो वायसराय है वो आपकी कैनिंग ही है। ठीक है, वो आपकी कैनिंग ही है। ठीक है। उसके बाद है कि 8वां में आइएगा। भारत का भारत का अंतिम भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो माउंट बेटन है। माउंट बेटन है। फिर से आइए 9वां। भारत का गवर्नर कौन है? भारत का प्रथम गवर्नर कौन है? प्रथम गवर्नर कौन है? तो ये भी आपके माउंट बेटन है। ठीक है, माउंट बेटन है। अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी हैं। इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था। आपको याद रखना है कि जब 1857 की क्रांति हो रहा था, तो उस समय जो हेडक्वार्टर को आपको इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था कलकत्ता से। नेक्स्ट है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो कौन स्थापित किया था? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा पत्र ने आपके स्थापित किया था। ठीक है, समाप्त कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी से समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो 1877 को नियुक्त किया गया। और आपको याद रखना है कि 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार होता है। कब होता है? 1877 में जब प्रथम दिल्ली दरबार होता है, इसी समय महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया है। द्वितीय दिल्ली दरबार कब होता है? तो 1903 में होता है। तृतीय कब होता है? तो 1911 में होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि राजसी उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट की ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज 5 को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवर्ड 7 को 1903 में और उसके बाद जॉर्ज 5 को 1911 में घोषित किया गया है सम्राट। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था?
तो लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था, ठीक है। जो दास प्रथा है इसे समाप्त कौन किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसका कार्यकाल जो है 1842 से 44 है, किसका? लॉर्ड एलनबरो का। नेक्स्ट है कि निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? तो देखिए आपके कौन सही सुमिलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में समझिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता है, तो ठीक बात है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, तो ये आपके गलत है। जो कुशल आक्रामकता की नीति है इसे जॉन लॉरेंस ने दिया था। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ये भी आपके गलत है। जो आपके सहायक संधि है लॉर्ड डलहौजी और वेलेस्ली दोनों के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 1885 में डफरिन के समय में हुआ था। तो इसमें सही ऑप्शन केवल ए है, ठीक है। केवल ए आपके सही ऑप्शन है। जबकि डफरिन है इसका शासनकाल 1884 से 88 तक है। और जो कांग्रेस है इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। निम्नांकित में से किसका सुमेल सही है? तो इसमें से देखिए किसका सुमेल आपके सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, इसका सुमेल सही नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये आपके गलत है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? जो अस्थायी बंदोबस्त है किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। निम्नांकित में से सही सुमिलित नहीं है, तो देखिए कौन आपके सही सुमिलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, उसके बाद है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है 1803 से 1805 के समय में होता है। इस समय किसका शासन होता है? तो वेलेस्ली का होता है, ठीक है। जो लॉर्ड हेस्टिंग है इसका शासनकाल 1813 से 23 तक रहता है, तो आपके ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1823 का 17वां रेगुलेशन जिससे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ठीक बात है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो तृतीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये कब होता है? तो 1817 से 1818 के समय में होता है। और इस समय आपको याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो जबकि पेशवाई इसे 1818 में समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। इसे आप दोबारा ध्यान से समझ सकते हैं। राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूतानों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ से वार्ताकार बनाया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त तो सम्मिलित है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि सम्मिलित है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये आपकी गलत है। जो आंग्ल नेपाल युद्ध है 14 से 15 तक होता है। और इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। जो लॉर्ड हेस्टिंग है इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817-18 तक, ये सही बात है। और आपको याद रखना है कि जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ये 1415 में होता है और जो सुगौली के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। जो लॉर्ड हेस्टिंग है इनका शासनकाल 1813 से 23 तक इनका शासनकाल है।
और इसमें जो सुगौली की संधि की जाती है, इस संधि के माध्यम से जो है अंग्रेजों को कुमाऊं, गढ़वाल, शिमला क्षेत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए आपके कौन आपके एक सही सुमेलित है। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण ये आपके डलहौजी के समय में होता है। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलय ये आपके होता है एलनबरो के समय में होता है 1843 में, 1856 में। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपके ठीक है 1799 में। सर जॉन सॉर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये आपके होता है वारेन नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होता है। तो इसमें केवल आपके सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, सेम चीज को यहाँ पर लिखा गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 18, 1799, 1856, 1833। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन आपके सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, तो ठीक बात है। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम वेटिंग चार्टर एक्ट 1833 पारित होना, ये भी ठीक है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ, ये आपकी गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध है 1839 से 42 के मध्य लड़ा गया था। इस दौरान भारत के जो आपके गवर्नर जनरल है उनका नाम है ऑकलैंड। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में लड़ा गया था। इस प्रकार जो विकल्प में आपकी केवल डी सही हो जाएगा, ठीक है, केवल आपकी डी आपकी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों आपके सही है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ऑकलैंड है इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42। और जो ये लिट्टन है, कहाँ गया लिट्टन, ये लिट्टन जो है 1878 से 1880 में जो द्वितीय आपके आंग्ल अफगान युद्ध होता है, ये लॉर्ड लिटन के समय में ही लड़ा गया था। और आपको याद है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है लॉर्ड लिटन के समय में ही लाया गया था, आपको याद होगा 1878 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कुशल आक्रामकता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती है। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 69 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में जो है अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में होता है? तो लॉर्ड मेयो के समय में होता है, 1872 में होता है, ठीक है, 1872 में होता है। और आपको याद रखना है कि पूरे भारत में ये नहीं होता है। नियमित जनगणना कब होता है? तो रिपन के समय में होता है, 1881 में होता है। जो लॉर्ड मेयो है इसका शासनकाल 1869 से 72 तक है। और 72 में इसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार में एक अफगानी व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है। तो पद पर रहते मारा गया पहला व्यक्ति, यानी कि पहला और एकमात्र व्यक्ति लॉर्ड मेयो ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो लॉर्ड मेयो था। ये क्या था? भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो किसकी किया गया? अभी आपको बता चुके हैं, लॉर्ड मेयो की हत्या। नेक्स्ट है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड लिटन उसका नाम था। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर भारत आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनी अपनाई गई नीति में जो है परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा लॉर्ड लिटन के समय में। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने अपनाई। नेक्स्ट है कि कौन सा
भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है? तो लॉर्ड कर्जन रहता है, ठीक है। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक कौन रहता है? तो लॉर्ड कर्जन रहता है, जो इसमें ऑप्शन दिया गया इसके हिसाब से। जबकि लॉर्ड कर्जन इसका शासनकाल 1899 से 1905 तक के 7 वर्ष के लिए है। डफरिन 84 से 48 4 वर्ष के लिए। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 6 वर्ष के लिए। मेयो 1869 से 1872 3 वर्ष के लिए। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्था 1882 में सशक्त की गई। ये सशक्त की गई किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का जो जनक है लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है, लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। यहाँ पर देखिए स्थानीय सुशासन, जबकि पंचायती राज है इसका जनक जो है लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? देखिए जो इल्बर्ट बिल क्या था, तो इसमें कि जो भारतीय जज थे, भारतीय जज भारतीय जज जो है, जबकि अंग्रेज व्यक्ति है, जो अंग्रेज व्यक्ति है इसका भी केस सुन सकते थे इल्बर्ट बिल के तहत। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सर पीसी एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए, भारत तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति समान कर दी जाए। यूरोपीय लोग ने इसे अपने विशेषाधिकार पर जो है कुठाराघात माना, मतलब कि जो यूरोपीय लोग था सोचा कि हमारा जो अधिकार है वो कम हो गया है। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण 1884 में जो है लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही आपके त्याग पत्र दे देते हैं लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियत बनाने के प्राकृतिक करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया है। तो देखिए ये पहला पे कौन आता है? तो 1881 में आता है। 1881 में लॉर्ड लिटन के समय में आता है कि जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, इनके काम के घंटे को कम कर दिया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिएगा कि प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आता है, इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर आपकी रोक लगा दी गई। और जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, इनकी कार्य की जो अवधि है 9 घंटे कर दी गई और महीने में 4 दिन छुट्टी का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, ये गलत है। उसके बाद है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो केवल आपके बी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिप्टन, यह पे गलत है, लॉर्ड रिपन। सहायक संधि बिलेजली। राज अपहरण नीति डलहौजी राज को छीन लेता था। उसके बाद देखिए अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। तो इसमें आपके गलत कौन है? ये ऑप्शन आपका गलत है। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कीजिए। क्लाइव, वेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, कर्जन। तो इन सभी को आप मैच कर लीजिएगा। क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन। वेटिक इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया। इसे जो चार्ल्स मेटकॉफ है इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सी डी सी डी सी डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब लोग देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन कब होता है? तो 1905 में आपके बंगाल का विभाजन होता है। और आपको याद है कि जो क्लाइव है ये द्वैत शासन कब लाता है? 1765 में लाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत, लॉर्ड विलियम वैटिक, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम वैटिक। तो इसका आपका हो जाएगा सती का निषेध 1829। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, सब लोग मैच कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सम्मिलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है, तो ये आपका गलत है। जो रेगुलेटिंग एक्ट है इससे कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स संबंधित है 1773। लॉर्ड वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त, ये आपका जो लॉर्ड वेलेस्ली है अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ये गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय 1843 में, ये ठीक है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, ये भी आपके गलत है। ठीक है, ये भी आपके गलत है। तो इसमें सही कौन है? केवल आपकी सी ऑप्शन आपका ठीक है। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, 1843 में जो है सिंध पर आपके जो सिंध है उसका विलय कर लेता है अंग्रेजी साम्राज्य में। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है, इसे पढ़ लीजिएगा। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ की गई थी। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप से जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए किया गया था मेयो या अर्गिल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो आपके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है इस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपके पारित होता है। प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किया गया था और इसका उद्देश्य था कि देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना था। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें सबसे पहले कौन आता है? जो लॉर्ड कर्जन है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है 1899 से 1905 तक रहता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1910 से 16 तक रहता है। जेम्स फोर्ड 1916 से 21 तक रहता है। इरविन 26 से 31 तक रहता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता आपको याद होगा 1931 में 5 मार्च को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनः गठित करने का निर्णय लिया, तो ठीक बात है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये पॉइंट आपका ठीक है।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में आपके बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वोट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था। लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाया गया था। जो आपके लॉर्ड कर्जन है बंगाल विभाजन के द्वारा, जबकि जो लॉर्ड मिंटो है जो आपके मुस्लिम है उन्हें अलग निर्वाचन व्यवस्था दे के, तो ए और दो आपके दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और दो आपके दोनों हो जाएगा। यहाँ पर सेम चीज को जो बताया उसी लिखा यहाँ पर गया होगा। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने वे उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए प्रेरित किया? तो लॉर्ड मिंटो ने 1909 में जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग था। इसका शासनकाल 1921 से 26 तक इसका शासनकाल था और लॉर्ड रीडिंग के समय में ही जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था और रॉलेट एक्ट का समापन हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का आपके समापन हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक आपके सही सम्मिलित नहीं? तो देखिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ठीक बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपके डिक्टन। ठीक है, आपकी गलत है। एल्बर्ट बिल रिपन, ये सही है। तो सी आपके गलत हो जाएगा। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसमें आपको ध्यान रखना है, केशव बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात बोला था। किसे? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इस अधिनियम के अधीन जो है सोम प्रकाश, भारत मेहर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए थे। इसे ध्यान से याद रखिएगा। सोम प्रकाश, भारत मेहर, ढाका प्रकाश, सहचर और अनेक समाचार पत्रों पर जो है मुकदमे दर्ज किया गया था। जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इस अधिनियम को, इस एक्ट को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो एक युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं? तो देख लीजिए, ठगी का दमन कौन करता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग करवाता है, तो सही बात है। और सिलीमन करता है। नेक्स्ट है कि एल्बर्ट बिल रिपन, ठीक है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स, ये भी ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, कौन है? तो लिप्टन है, आपने देख लिया है। तो डी आपके गलत हो जाएगा, बाकी सही है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किसके काल में किया गया है? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम, महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी आपके ट्रांसफर करने की घोषणा किया गया था। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में। कौन था इस समय? तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड आपके लिटन था। उसके बाद है कि दूसरा कब होता है? तो 1903 में कर्जन था। तीसरा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट है कि सही जोड़े बनाए, तो आपको बना लेना है सही जोड़ा। चुक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी का है। बंगाल का विभाजन कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार सती प्रथा तो वेंटिक। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज को लिखा गया है। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ देते हैं।
अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है तो उनका उत्तरवर्ती कार्नवालिस कालक्रमानुसार आपके उत्तर में होगा। यहाँ पर है कि 1833 का एक्ट जो है डलहौजी की नियुक्ति होता है। 1858 का एक्ट में मिंटो की नियुक्ति होता है और 1935 ब्लेजली की नियुक्ति। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कीजिएगा। संबलपुर 49 में, सतारा 48 में, अवध 56 में, झांसी 54 में। कहीं पर आपको 54 लिखा मिलेगा, कहीं पर आपके 53 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 115 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है तो विचार कीजिए और आपको एक कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सी घटना घटता है? तो पहला है कि सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय कब होता है? तो इसमें आपको याद रखना, जो सिक्किम है इसका विलय 1817 में होता है। झांसी का विलय 1853 में होता है। बर्मा का विलय 1886 में होता है। पंजाब का विलय, जो पंजाब है इसका विलय कब होता है? तो 1849 में होता है। 1849 में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय जो है नहीं किया गया था। उसके साथ फरवरी 1817 में जो है सिर्फ सहायक संधि की गई थी। नेक्स्ट है कि 116 और लास्ट सवाल है। देखिए 116 क्वेश्चन लगातार पढ़ने में थोड़ा थकान तो होता ही है, तो उसके लिए आप लोग सोचिएगा मत कि यार लास्ट में आपका बैटरी डाउन हो जाता है। थोड़ा होता है, क्या कीजिएगा, थक जाते हैं लगातार पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुए थे? तो किसके द्वारा? तो इसमें इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर पढ़ लीजिए कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों जमींदारों यादव को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुसलमानों एवं पारसियों को दी जाने वाली जबकि राय बहादुर के समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 1859, तो इस समय आपके कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इस समय आपके लॉर्ड कैनिंग था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो आप सभी को देखिए हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो लगभग जो जो भी इंपॉर्टेंट हमें बुझाएगा सारा कुछ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।